पिछले 2 से 3 दिनों से देश में काफी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और इसको लेकर के जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर हमलावर हैं। आज भी अगर राजधानी पटना की बात कर ली जाए तो वहां पर भी सुबह से ही लगातार छात्र प्रदर्शन करे और अभी भी उनका प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर के रागिनी नायक राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, क्या कुछ कहती नजर आ रही है, सुनिए पहले। ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में आकर प्रेस के साथियों से मुखातिब होने का, अपने मन की बात कहने का मौका मिलता है, पर आज छात्रों के मन की बात कहेंगे। इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के बच्चों के मन की बात करेंगे। और इसीलिए आज अपनी प्रेस वार्ता में फैज अहमद फैज की एक नज्म है, उसकी कुछ पंक्तियों के साथ युवा शक्ति का आह्वान करते हुए करना चाहती हूँ। नज्म तो बड़ी है, तराना, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं समझती हूँ कि तत्कालीन परिस्थिति पे बहुत ही सटीक है। तो फैज लिखते हैं कि ए खाक नशीनो उठ बैठो, ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। तो ऐसा है कि तानाशाह डरा हुआ है। तानाशाह को लगता है कि वो जितना अन्याय करे, जितना अत्याचार करे, जितना जुल्म सितम ढालेगा, कोई चूं तक नहीं करेगा। लेकिन अभी तो तानाशाह डरा हुआ है, और तानाशाह जब डरता है, जब वो खौफजदा होता है, जब वो भयाक्रांत होता है, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो और जुल्म सितम करता है, और अत्याचार करता है, और अन्याय करता है। और उस अत्याचार को हमने 2 दिन पहले जंतर मंतर पर देखा। हमने देखा कि इस देश के बच्चों के साथ कितनी हिंसा, कितनी बर्बरता, कितनी लाठियां भांजी गई। हमने देखा कि पुलिस ने कितना अत्याचार किया। हमने देखा 16 साल के, 17 साल के छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़कर पुलिस के आगे बैठकर आंसू बहाते हुए, हमने सब देखा। पर मोदी जी ने शायद नहीं देखा, या देखकर आंखें मूंद ली, या मुंह फेर लिया। क्या कहते थे मोदी जी? मैं प्रधान सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं। ये प्रधान सेवक और चौकीदार के लक्षण हैं, या एक बहुत ही हिंसक और क्रूर तानाशाह के लक्षण? और मैं याद दिलाना चाहती हूं, मैं खुद छात्र नेता रही हूं, और आज से नहीं 25 साल से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही। 25 साल से मैं ये बात मानती हूं कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। जो इस देश का नौजवान है, युवा है, वो इस देश का भविष्य है, देश का कल है। और इतिहास के पन्ने पलटिए, इतिहास उठाकर देखिए, जब जब किसी भी देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में विश्व पटल पर लिखा गया तो उसकी कलम नौजवानों के हाथ में थी। जब जब किसी देश का नवनिर्माण हुआ तो नींव का पहला पत्थर नौजवानों ने अपने मजबूत कंधों पर ढोया है। और नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तब तो ताज पलट सकते हैं, हवा का रुख बदल सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो इनकलाब आ रहा है, जो सरसराहट हो रही है, जो युवा अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को पहचान कर ये ठान चुके हैं कि उनसे शिक्षा के अधिकार को, रोजगार के अधिकार को, भर्ती के अधिकार को, एक अच्छे जीवन और सुरक्षित भविष्य के अधिकार को छीनने वाली जो सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, वो नहीं टिकने दी जाएगी। और हम तो बरसों से नारा लगा रहे हैं कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, और आज ये जेन जी का नारा बन चुका है। मुझे लगता है कि छात्र ये समझ चुके हैं कि अत्याचार और हिंसा के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ इस गूंगी, बहरी, अंधी सरकार को एक क्रांति करके ही जगाना होगा। कांग्रेस ने उसे शिक्षा रेवोल्यूशन का नाम दिया है, शिक्षा क्रांति का नाम दिया है। और जब मैं बात करती हूं और कहती हूं कि छात्र
छात्राओं ने, चाहे वो टियानन स्क्वायर हो या हमारे देश का ही स्वतंत्रता संग्राम हो या तमाम बड़े बड़े आंदोलन हमने अपने देश में भी देखे, जब छात्र छात्राएं मन बनाकर निकलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूं कि उन छात्र छात्राओं की क्या गलती थी जिन्होंने बहुत आशा और विश्वास के साथ संसद की ओर देखा, लोकतंत्र के मंदिर की ओर देखा और सोचा कि हम चलेंगे, हम जंतर मंतर से दिल्ली में संसद की ओर चलेंगे, इस विश्वास के साथ कि मोदी सरकार हमारे मन की बात सुनेगी, हमारी परेशानियों के बारे में चर्चा होगी, इस उम्मीद के साथ कि केवल मोदी जी के मन की बात नहीं थोपी जाएगी। छात्र छात्राओं को जो शिक्षा व्यवस्था से समस्या है, जो पेपर लीक के कारण समस्या है, जो परीक्षाओं के रद्द होने के कारण समस्या है, उस पर चर्चा होगी, लेकिन संवाद नहीं मिला। मोदी जी को संवाद पसंद ही नहीं है, मोदी जी को विवाद पसंद है, क्योंकि जितना विवाद होता है उतना वोट बटोरने में उनको आसानी होती है। तो वो चाह रहे थे कि संवाद हो, पर उन्हें मिला क्या? पुलिस की लाठी मिली, आंसू गैस के गोले मिले, मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां मिली, बहुत सारे दृश्य हमने देखे। एक नौजवान लड़का जा रहा है, एक पुलिस वाला टंगड़ी मार के उसे गिरा देता है और फिर उसे पीटता है। एक लड़की देखी जो रो रो कर कह रही है कि मुझे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाग जाओ यहां से, नहीं तो नंगा करके भगाएंगे। एक लड़की का दृश्य देखा, मतलब मैं महिला हूं, मुझे बोलने में शर्म आ रही है, पुलिस वाला उसके प्राइवेट पार्ट्स में यूं डंडा ठेल कर उसे भगा रहा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी की पुलिस है। और जब मैं पुलिस की बात करती हूं तो मैं ये याद दिला दूं कि दिल्ली पुलिस को अचानक से एक दिन सपना नहीं आया कि हम आज कल उठेंगे और जाकर लाठी चार्ज कर देंगे। निर्देश दिया गया, उन्हें कहा गया कि डंडा पैर पर नहीं मारना है, सर पर मारना है, सर फोड़ो, हड्डी तोड़ो, कपड़े फाड़ो, बहरा कर दो, आंसू गैस के गोले छोड़ो, किसी को नहीं बख्शो, देखो मत कि कोई छोटा बच्चा है, कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई बुजुर्ग है, जो मिले मारो। और ये निर्देश इस देश के गृह मंत्रालय ने दिया है, अमित शाह ने दिया है। अमित शाह रिपोर्ट करते हैं मोदी को और मिलने आते हैं जेपी नड्डा। कौन है जेपी नड्डा? इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो बात शुरू हुई थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, और वो इस्तीफा तो दिला के रहेंगे हम। जो आदमी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी नाक के नीचे पिछले 12 साल में 152 पेपर लीक हो गए, 7.5 करोड़ नौजवानों के छात्र छात्राओं का भविष्य जो है वो अंधकार में चला गया। 4-5 साल से लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है। इस साल 22 लाख बच्चों को दोबारा पेपर देना पड़ा, जिसमें से 2.5 लाख 2,70,000, 2.5 भी नहीं, दोबारा नीट की परीक्षा देने पहुंचे ही नहीं। उस व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र प्रधान है और उसका इस्तीफा तो लेके रहेंगे, पर यह बात अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रुकने वाली नहीं है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। और वो मैंने बताया क्यों। अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा और मोदी जी को भी जवाब देना पड़ेगा। इस बर्बरता के लिए कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा, सवालिया निशान भी दागे जाएंगे। प्रियंका गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उनसे जब ये लाठीचार्ज हुआ तो उनसे पूछा कि आप इस पर क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा ये देश के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये किसी का भी बच्चा हो सकता था उस प्रदर्शन में, क्यों आप मार रहे हैं अपने बच्चों को? पर ये इनके बच्चे नहीं है ना। अब मोदी जी से तो हम पूछेंगे नहीं, पर धर्मेंद्र प्रधान जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, ओम बिरला जी, अगर आपके बच्चे उस प्रदर्शन में होते और उनके साथ ऐसी नृशंसता होती तो आप क्या करते? दिल्ली के अपने सिंहासन पर बैठकर पुलिस को निर्देश देते रहते कि मार डालो, कोई बचना नहीं चाहिए? मतलब मोदी जी का दिल का सीना चाहे कितने ही इंच का हो,
पर उसके अंदर धड़कता हुआ दिल तो नहीं है। इस देश के बच्चों, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए धड़कता हुआ दिल मोदी जी के पास नहीं है। इनमें से किसी के पास नहीं है। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे या तो डंडे खा रहे हैं पुलिस के, या जय श्री राम करते हुए सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद में झोंके जा रहे हैं। ये इस देश की सच्चाई है। और भी बहुत सारी बातें, पर सबसे पहले मैं कहना चाहती हूं कि कल का दिन बहुत ऐतिहासिक था, और इसलिए ऐतिहासिक था कि आने वाले समय में पुश्ते याद करेंगे कि जब पेपर लीक के चलते, रद्द परीक्षाओं के चलते, अनियमितताओं के चलते संगठित माफिया पेपर लीक जो कराता है, उसके राज में जब बेरोजगारी चरम पर है, जब प्राइवेटाइजेशन चरम पर है, जब शिक्षा का संघीकरण चरम पर है, जब फीस आसमान को छू रही है, चरम पर है, तो इस देश में एक नेता था जो उठा और उसने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, और बार बार उसे रोकने की कोशिश की। पर कल आपको याद होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी चले थे राहुल गांधी मोहब्बत के फेविकोल से देश को जोड़ने के लिए। और कल प्रियंका गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने यह ठाना कि हम मोदी जी के घर तक कूच करेंगे, हम चलकर जाएंगे, बैठेंगे, धरना देंगे और कहेंगे कि आपको बाहर आना होगा, जवाब देना होगा, मुंह पर ताला लगाने से काम नहीं चलेगा। इस देश के नौजवानों के भविष्य का सवाल है, और यह एहसास दिलाया मोदी सरकार को कि ये देश मोदी सरकार की लाठियों की गूंज से नहीं चलेगा, ये देश युवा छात्रों की गूंज से चलेगा, नौजवानों की गूंज से चलेगा, युवाओं की गूंज से चलेगा। उनके साथ भी बदसलूकी होती है। कल किसने नहीं देखा वीडियो, पर मैं ये भी जानती हूं कि एक एक नारा जो वहां गूंजा, जो प्रियंका गांधी जी ने भी लगाया, बस से जाते हुए लगाया, जब गिरफ्तारी हो गई तब लगाया, वो सदियों तक लोगों के जहन में रहेगा, उनके मन में भी गूंजेगा। तो राहुल गांधी चले 4-5 मांग को लेकर। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो पुलिस की बर्बरता की जिम्मेदारी तय हो, एक स्वतंत्र जांच हो। किसने निर्देश दिया, क्यों निर्देश दिया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। छात्रों की जो समस्याएं हैं, वो चाहे शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हो, पेपर लीक से जुड़ी हो, या उनके साथ जो नृशंसता हुई उससे जुड़ी हो, इस पर संसद में संवाद हो, बातचीत हो। और आप जानते हैं, जब राहुल गांधी जी ने स्पीकर से कहा कल कि विपक्ष चाहता है कि संसद में चर्चा कीजिए, तो इस देश के स्पीकर कहते हैं अरे मुझे तो जाके पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। स्पीकर देश का कह रहा है कि मैं तो सरकार से पूछूंगा, अगर सरकार कहेगी तो चर्चा कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। ये सारे पिट्ठुओं को बिठाकर देश के लोकतंत्र का, संवैधानिक ढांचे का पूरे तरीके से सत्यानाश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब मैं थोड़ा सा छात्रों की गूंज पर जरूर बोलना चाहती हूं। तो देखिए, ये कवायद हम शुरू हुई नीट पेपर लीक से, और मैंने आपको बताया कि कितने लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 22 बच्चों की जान भी गई, और जिसका जवान जहान बच्चा चला जाता है उसे कितनी पीड़ा होती है, ये आप और हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। राहुल जी का देहरादून वाला कार्यक्रम अगर आपने देखा हो तो उसमें रिया कुमारी के पिताजी आए थे, और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? पहले तो उन्होंने राहुल जी से कहा कि आप संसद में सवाल उठाइए, बच्चों के साथ गलत हुआ, किसी और के साथ ना हो। पर दूसरी बात जो उन्होंने कही तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, और मुझे लगता है जिसने वो वीडियो देखा होगा वो अभिभावक जरूर रोया होगा। उन्होंने कहा इस्तीफा मत दीजिए मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे बच्चे जो मरे हैं उनको श्रद्धांजलि तो दे दीजिए। 22 बच्चों की जान चली गई, 2 शब्द तो बोल दीजिए। ये हाल है सरकार का, इतनी संवेदन शून्य, इतनी निष्ठुर सरकार है कि 22 बच्चे मर गए। और आप जानते हैं जब ये आत्महत्या चल रही थी तो मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी विदेश में, इटली में मेलेनी जी को मेलेडी खिला रहे थे।
फिर G7 के समिट में हाहा खीखी कर रहे थे और तथाकथित रूप से देश के खुद को ही घोषित कर लिया, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होने पर पीठ थपथपा रहे थे कि 11 बजे मुझे ट्रंप ने फोन करके बधाई दी, जब इस देश के बच्चे मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मुझे लगता है आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आज किसी और के बच्चे के साथ हुआ है, कल सबके बच्चों के साथ होगा। अब ये किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, ये बच्चों के लिए लड़ाई है। कोटा में, अब मैं 2-3 बातें जल्दी से कहती हूँ। कोटा में सबसे पहले छात्रों की गूंज के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, और जब किया जाना था, कोटा केवल राजस्थान का एक शहर नहीं है, वो देश के सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं और सपना देखते हैं चमचमाता हुआ, उनके सपनों का शहर है। और क्या किया जाता है? पूरा ताम साम दाम दंड भेद लगाकर मोदी सरकार, अरे मोदी जी सरकार आपकी राजस्थान में, सरकार आपकी देश में, यहां तक कि कोटा उन्हीं ओम बिरला का शहर है जिनके बारे में मैंने अभी बात की, जो सरकार से पूछ के संवाद करवाते हैं। उसके बावजूद भी इतना डर लगा मोदी जी को कि कार्यक्रम सफल ना हो जाए, कहीं सारे होर्डिंग उतरवाए, सारे पीजी हॉस्टल, जितने गेस्ट हाउसेस थे, कोचिंग सेंटर्स थे, सब जगह डराने धमकाने का काम शुरू हुआ। उसके बावजूद कोटा के कार्यक्रम को अपार सफलता मिली, क्योंकि इस देश का नौजवान राहुल गांधी जी की तरफ बहुत उम्मीद और भरोसे से देखता है। फिर देहरादून का कार्यक्रम होना था, फिर वही शुरू हो गया, फिर वही डबल इंजन की डबल फेलियर सरकार। तो क्या किया हमने? एक मैदान लिया, उसके लिए हमने अनुमति ली, 1,77,000 रुपए जमा किए और ऐन एक रात पहले उसकी अनुमति रद्द कर दी गई। पर झमाझम बारिश में, आंधी में, तूफान में लाखों बच्चे आए। जितने परिसर में खड़े थे उतने ही परिसर के बाहर भी खड़े थे, राहुल गांधी को सुनने के लिए, और इसलिए भी कि एक नेता है जो प्लेटफॉर्म दे रहा है स्टूडेंट्स को बोलने के लिए कि आप आओ, आप बोलो, आप बताओ क्या परेशानी है, आप बताओ कैसे निदान होगा। और यही पटना के गया जी का एक लड़का देहरादून में राहुल जी के साथ खड़े होकर उसने संवाद किया और ये बताया, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरी ग्रेजुएशन हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, लॉ किया, मैंने वहां से पीएचडी की। बिहार के इतने मेधावी छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सब वही रहते हैं, वही ग्रेजुएशन करते हैं, वही पढ़ रहे होते हैं, वही हॉस्टल्स में। यहां तक कि जब मैं चुनाव लड़ती थी तो नॉर्थ कैंपस के जो हॉस्टल्स थे वो तो पूरा बिहार के छात्रों की यूनियन उसमें चलती थी। हमने देखा है कि कैसे माँ बाप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपनी जरूरतों को सिकोड़कर बच्चों को भेजते हैं, जमीनें गिरवी रखकर, जेवर गिरवी रखकर, बहुत सारे संसाधनों को बेचकर, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख सके। और क्या होता है? बहरहाल कोटा देहरादून का कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ, पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसको जंतर मंतर कोटा या देहरादून तक सीमित नहीं रखेंगे, हम एक देशव्यापी आंदोलन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विकेंद्रीय तरीके से हम हर बड़े शहर में पहुंचे, हर बड़े जहां पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जहां स्टूडेंट हब है। पहले 28 प्रदेशों में, 28 शहरों में बड़ी प्रेस वार्ता हुई। मैं भी विजयवाड़ा गई थी, छात्रों की गूंज की प्रेस वार्ता। राहुल गांधी जी ने जो किया, उसके साथ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने 85 कार्यक्रम किए। 47 डिग्री की गर्मी में वाटर कैनन की बौछार हुई, लाठियां भांजी गई, फिर आंसू गैस छोड़ी गई। बहुत सारे हमारे पदाधिकारी बहरे हो गए, जब बहुत फोर्स से पानी चलता है ना, मांस भी फट जाता है। कईयों की कान में इतनी तेज गया कि कान के पर्दे पूरे 100% डैमेज हो गए। पर न झुकी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, न रुकी, करते रहे लगातार प्रदर्शन। और आज जब हम यहां पर हैं तो हमारे साथ साथ 120 और जगहों पर देश के कोने कोने में छात्रों की गूंज की प्रेस वार्ता हो रही है। जैसे ही ये प्रेस वार्ता समाप्त होगी, विलंब हुआ, किस हिंसा के कारण विलंब हुआ ये भी आप जानते हैं, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। पर 120 जगह पर ये प्रेस वार्ता हो रही है। जैसे ये खत्म होगी तो पटना में 3 हॉस्टल, विंटो हॉस्टल, न्यूटन हॉस्टल और कल्याण हॉस्टल,
छात्रों की गूंज का छात्र संवाद यानी कि स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम होगा। और जैसे पटना में हो रहा है, देश में 120 जगह और भी हो रहा है। और जब वो छात्र संवाद खत्म होगा तो ये जो 22 बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और हर वो बच्चा जो पीड़ित है, न सिर्फ जंतर मंतर पे लाठियों, वो तो है ही, बहुत से बच्चे हैं जिनका मन व्यथित है, जो अब सोच रहे हैं कि मुझे देना ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं करना ही नहीं चाहता हूं। उन सबको ये विश्वास दिलाने के लिए, आश्वस्त करने के लिए कि हम कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर पूरे देश में आपके साथ खड़े हैं, एक मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। आज हम भी निकालेंगे करीब 7 बजे, 6:30 7 बजे कारगिल चौक पर। तो मैं ये भी अनुरोध करूंगी कि आप लोग आए और उसे भी कवरेज दें। और बस आखिरी 2 बात मैं और कहना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि उलटबांसी हो जाती है, जो आपको लगता है कि आप दूसरे के लिए जाल बिछा रहे हैं, उसमें आप खुद ही फंस जाते हैं। तो हुआ यूं कि मोदी जी को लगा कि हर बार जैसे लीपापोती करते हैं, इस बार भी लीपापोती हो जाएगी। देश के छात्रों ने हर जगह आंदोलन किया रोजगार के लिए और तमाम चीजों के लिए। जब एनटीए बैन की मांग की तो मोदी जी ने कहा कि एनटीए बैन रहने दो, टेलीग्राम को बैन कर दो। किया था ना कुछ दिन के लिए, टेलीग्राम बैन कर दो, लीपापोती कर दो। जब ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो मोदी जी ने कहा कुछ सीबीएसई के कुछ अफसरों का तबादला कर दो, लीपापोती हो जाएगी। तबादला हो गया। उन्हें लगा कि एक स्ट्रैटेजिक समस्या के लिए उसकी जड़ तक जाने के बजाय ऊपर से बैंडेड चिपका दो और निदान हो जाएगा। पर बहुत समय तक जब घाव होता है ना और आप जबरदस्ती कुछ उसका इलाज नहीं करते और उसके ऊपर कुछ लीपापोती कर देते हैं तो वो नासूर बन जाता है ना। और जब वो नासूर बन जाता है तो वो आपकी दुखती रग हो जाता है, वो धधकता रहता है, जीना मुश्किल कर देता है। और मैं समझती हूं कि यही सब कुछ हो रहा है। और अंतिम सवाल पूछकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। राहुल गांधी जी ने देश के नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी को निभाया। प्रियंका गांधी जी ने इस देश के सबसे लोकप्रिय सांसदों में से एक, सबसे मुखर प्रखर नेता होने की जिम्मेदारी को निभाया। खड़गे जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कल भी वो वहां पर खड़े थे, पूरे समय विरोध प्रदर्शन किया, सबने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। छात्रों के हक और हुकूक की आवाज को बुलंद किया, उनके अधिकारों की आवाज को बुलंद किया। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने काम किया, हम सब कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे प्रकरण में मुंह छुपाने के अलावा क्या किया? नरेंद्र मोदी ने इस पूरे प्रकरण में मुंह पर ताला लगाने, दही जमाने के अलावा क्या किया? और पूछती हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने क्या किया? इस देश का छात्र मर रहा है, कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है, सर फोड़ा जा रहा है। ये दोनों संगठन जो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए चुनावों में, क्या किया छात्र समुदाय के लिए? और कुछ नहीं किया तो कम से कम एक चुल्लू में थोड़ा सा पानी लाकर अब अपनी नाक डुबो लेना अगली बार छात्र संघ के चुनाव में वोट मांगने आने से पहले। और अगली बार विधानसभा, यहां तो चल भी रहा है, बांकीपुर में चुनाव चल रहा है, और ये सारे बच्चे, हो सकता है आज 16-17 साल के हो, ये फर्स्ट टाइम वोटर है अगले चुनाव के। मोदी जी को बहुत गर्दन अकड़ी रहती थी, फर्स्ट टाइम वोटर ने मुझे जिताया है, फर्स्ट टाइम वोटर ने मुझे जिताया। सारे फर्स्ट टाइम वोटर है मोदी जी। और मुझे लगता है कि आपका झोला उठाकर चलने का समय अब आ गया है। परीक्षा पे चर्चा करते हैं ना, परीक्षा पे चर्चा, पेपर लीक पे चर्चा कीजिए। परीक्षा पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप तो खुद ही एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारक हैं, आपकी डिग्री का कुछ पता नहीं, आप क्या परीक्षा करवाएंगे और चर्चा करेंगे? मुझे बस ये जरूर लगता है कि जब मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो असल में उन्हें कहना चाहिए था ना पढ़ा हूं ना पढ़ने दूंगा, ना डिग्री लिया हूं ना लेने दूंगा, ना नौकरी किया हूं ना करने दूंगा। और एक आखिरी वीडियो की बात करके मैं खत्म करती हूं, तो लंबा हो गया और बहुत ये इसको लेकर मैं बहुत भावुक थी। एक लड़की का मैंने वीडियो देखा, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, पीटीआई का था शायद मेरे ख्याल से। तो पूछा उन्होंने कि
आप क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ पुलिस वालों को देख रही हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी पर अब मेरा मन नहीं कर रहा है करने का। कैसा धर्म और ईमान बेचकर बैठे हैं ये लोग, ये तो हमारे लिए होते हैं ना। और ये सिर्फ पुलिस के लिए टिप्पणी नहीं है, ये सरकार के लिए भी, ये तो हमारे लिए होते हैं ना। और ये हमारे साथ कैसा कर रहे हैं ये देख के मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो मुझे पाश की एक कविता याद आती है। वो कहते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहते जाना, सुबह निकलना काम पे और बस घर काम से वापस आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो मोदी जी ने सपना दिखाया 2 करोड़ रोजगार का, और फिर कहा कि नाले की गैस से पकौड़े तलो। और अब इतने पेपर लीक, इतनी परीक्षा रद्द, इतना कुचक्र चलता जा रहा है। अब तो किसी लायक इस देश के नौजवान को नहीं छोड़ा है मोदी जी ने। पर मैं ये भी कह दूं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कांग्रेस शांति चाहती, अराजकता नहीं चाहती, हिंसा नहीं चाहती, लेकिन अन्याय सहने वाला भी गांधी जी ने कहा था कि अन्याय का भागीदार होता है। तो राहुल गांधी के रहते, प्रियंका गांधी के रहते, कांग्रेस का हर संघर्ष का साथी कांग्रेस के राहुल गांधी के बब्बर शेरों के रहते, नौजवानों के साथ ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। छात्रों की गूंज पूरे देश में हुंकार भरेगी, न्याय दिलाएंगे। और हमारी 4-5 मांगे हैं बस, जिनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा। छात्रों पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, नृशंसतापूर्ण, निष्ठुरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, उस पर गृह मंत्रालय की जवाबदेही। परीक्षा शिक्षा व्यवस्था पर, पेपर लीक पर संसद में व्यापक चर्चा, अच्छी तरह से संवाद हो, सबको बोलने का मौका मिले, हर पक्ष की बात को सुना जाए। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, बहुत सारे लोग थे जो कि सिविल ड्रेस में थे, वो पता भी नहीं कौन था और मारे जा रहे थे बच्चों को। तो एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, एनटीए को भंग करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, एक वार्षिक कैलेंडर हो, एनुअल कैलेंडर, उसमें जो आप तिथि निर्धारित करते हैं परीक्षा की, उस तिथि पर परीक्षा हो, समय रहते उस परीक्षा का नतीजा आए। और जिस तरीके से परीक्षा का कैलेंडर हो वैसे ही एक भर्ती का कैलेंडर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भर्ती हुई नहीं, दूसरी परीक्षा आ गई, और ये निरंतरता, एक विशियस सर्कल जो कहा जाता है, कुचक्र जो कहा जाता है, वो चलता रहे। तो आपने मेरी बात को बहुत धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहती नजर आ रही है, छात्रों के हित में बात करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां छात्रों को भड़काने का काम कर रही है, इसको भी लेकर क्या कुछ कहती नजर आई है, आप साफ तौर से सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।